अध्याय 3 आरंभिक नगर। प्यारे बच्चों, हड़प्पा की कहानी जान लेते हैं। आज से 150 वर्ष पूर्व पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाए जाने के दौरान इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि इस समय आधुनिक पाकिस्तान में पाया जाता है। तो प्रश्न बन जाता है कि आधुनिक पाकिस्तान कहाँ पाया जाता है, तो आप उसमें बता सकते हैं कि हड़प्पा पुरास्थल जहाँ मिले उसे आज के समय में आधुनिक पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस नगर की खोज सबसे पहले होने के कारण इसके बाद मिलने वाली ऐसी सभी इमारतों को हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा जाता है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। अब बात करते हैं हड़प्पा के नगरों की विशेषताओं की, कि हड़प्पा में जो नगर बने हुए थे जिनके विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, उनकी विशेषताएं क्या थी। तो पहली विशेषता थी हड़प्पा के कई नगर 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किए गए थे। इनमें सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर, यानी जो भाग छोटा है पश्चिम की साइड वो ऊंचाई पर होता था, तथा पूर्व भाग बड़ा लेकिन निचले हिस्से में बना होता था। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंट की बनाई जाती थी। तो प्रश्न यहाँ पर आपका बन सकता है कि नगर दुर्ग और निचला नगर किसे कहा जाता था। तो जो ऊंचाई वाला भाग था उसे नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता था। बच्चों, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा है। अब यहाँ पर प्रश्न बन जाता है आपका कि महान स्नानघर किसे कहा गया है। इस तालाब को बनने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए ईंटों पर प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उसके बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशेष नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ये स्नान घर की तस्वीर भी दिखाई गई है कि उस समय किस तरह से स्नानघर बनाए जाते थे। हड़प्पा से प्राप्त विभिन्न नगरों में से कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि अग्निकुंड में हम यज्ञ करते हैं, आपने देखा भी होगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कई हड़प्पा नगरों से मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। तो भंडार गृह किस लिए होते थे? वस्तुओं का भंडार करने के लिए। और बच्चे पहले जो मिट्टी के खिलौने से खेलते थे उस तरह के खिलौने भी हड़प्पा नगरों में मिले हैं। हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंधु प्रांतों तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिले हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे,
मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। प्यारे बच्चों, हड़प्पा नगर में जिस तरह की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था वो सभी यहाँ पर उनके उदाहरण दिए गए हैं और नक्शे में आपको वो सारा एरिया बताया गया है, वो सारे स्थान बताए गए हैं। जैसे अभी बताया आपको कि पंजाब, सिंधु प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि के अंदर हड़प्पा नगर पाए गए हैं। तो यहाँ पर ये आपको नक्शे में सब दिखाया गया है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ के भवन, नाले और सड़कें किस प्रकार की थी। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, चित्र में आपको दिखाए गए हैं। इनमें से कई नगरों में नाले ढके हुए होते थे। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जैसे आजकल आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिनके जरिए इनकी देखभाल की जा सके। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। यहाँ के घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। नगरीय जीवन देखते हैं कैसा था वहाँ का। यहाँ के लोगों में हलचल बनी रहती थी। हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतों की योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक व शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते थे। इन नगरों में शिल्पकार, स्त्री, पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों और उद्योग स्थलों में तरह तरह की चीजें बनाते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है बच्चों। नेक्स्ट है नगर और नए शिल्प। पुरातत्वविदों को अनेक चीजें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई हैं। उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, कांसे, तांबे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। सोने और चांदी के गहनों और बर्तन तथा तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर जानवरों के चित्र मिलते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चर्ट पत्थर का प्रयोग किया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया था। मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली थी, जो कि चित्र में दिखाई गई है। इसमें उसे कटाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। अब यहाँ पर फेयंस शब्द आया है जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी।
तथा निचले हिस्से में विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अब जानते हैं फेयंस के बारे में। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन चीज़ों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है या तो किसानों या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। जैसे किसानों के द्वारा पैदा किया गया कपास कच्चा माल है तथा लकड़ी और धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चा माल है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं पर मिलती थी, लेकिन तांबा, सोना, चांदी, लोहा और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का निर्यात राजस्थान और पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी किया करते थे। इसका में टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यहाँ सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। इनमें कृषक और चरवाहे प्रमुख थे। ये लोग ही खाने का सामान शासकों, लेखकों व दस्तकारों को देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हल का प्रयोग जुताई के लिए एक नई बात थी। ये हल लकड़ी के बने होते थे, अतः वे तो नहीं बच पाए, किंतु हल के आकार के मिट्टी के खिलौने यहाँ से मिलते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये खिलौना हल का खिलौना मिट्टी का बना हुआ है। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था। यहाँ सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचय किया होगा और आवश्यकता पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की होगी। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। हड़प्पा स्थल सिंधु की सहायक रावी नदी के तट पर तथा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के तट पर स्थित है। वहीं कालीबंगा घंगर नदी के तट पर तथा लोथन साबरमती की सहायक भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा नगर गुजरात में कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे बसा हुआ था। यहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में खुले मैदान भी थे, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं।
गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथन नगर एक ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा पत्थर आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर बंदरगाह था जहां समुद्र के रास्ते आने वाले जहाजों के रुकने के लिए तालाब बना था। इस तालाब से जहाजों पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। यहाँ एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। तो यहाँ आपका प्रश्न बन जाता है कि मोहरबंदी किसे कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहर का उपयोग किस लिए किया जाता था। अब बात करते हैं हड़प्पा की सभ्यता के अंत का रहस्य की। लगभग 3900 वर्ष पूर्व एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने हड़प्पा के नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे और जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झोपड़ी नुमा घर बनाए जाने लगे। हड़प्पा की सभ्यता के अंत पर कुछ विद्वानों का मत है, यानी कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि निम्न कारणों से हड़प्पा की सभ्यता का अंत हुआ होगा। जिसमें पहला कारण है, कुछ विद्वानों का मत है कि नदियां सूख गई थी। कुछ का मत है कि जंगलों का विनाश हो गया था। कुछ का कहना है कि मवेशियों के खाने के लिए चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इलाकों में बाढ़ आ गई हो। कुछ का मानना है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। ये मत अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तर्कों के साथ दिए गए हैं। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों की नई बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 वर्ष बाद, लगभग 2500 वर्ष पूर्व नए नगरों का विकास हुआ। तो प्यारे बच्चों, अब इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस पाठ का सार आपको समझाया। आपने देखा और ध्यान से सुना भी। इसके बाद आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ पढ़ेंगे और इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।